राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत शीत युद्ध का दौर, ये पाठ आपको पढ़ाया जा रहा था। इसमें हमने इससे पहले काफ़ी कुछ पढ़ा, आपने भी देखा, उसको समझा। अब आगे बढ़ते हैं। जिस प्रश्न को हम पढ़ रहे थे वह था शीत युद्ध दौरान भारत अमेरिका संबंध, भारत सोवियत संघ संबंध। भारत अमेरिका के संबंध के बारे में पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे भारत सोवियत संघ की विदेश नीति। शीत युद्ध दौरान आपको जैसे कि पता है, भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं था। न तो साम्यवादी गुट में शामिल था और न ही पूंजीवादी गुट में शामिल था, बल्कि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा था। और भारत के दोनों गुटों से, अमेरिका से भी और सोवियत संघ से भी, दोनों से संबंध रहे हैं। लेकिन सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। सोवियत संघ ने भारत के हर संभव मदद की। जब भारत को विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता थी तो सोवियत संघ ने भारत को वो संसाधन दिए। भारत ने भारत को सोवियत संघ द्वारा जिन जिन क्षेत्रों में सहायता दी गई वो क्षेत्र थे आर्थिक क्षेत्र, रक्षा संबंधी और विकास संबंधी, तकनीकी। तो अब हम इनको जानते हैं कब कब भारत की सहायता की सोवियत संघ के द्वारा, भारत के संबंध में किस नीति का अनुसरण किया या किस नीति को उसने निर्धारित किया, इसको हम जानते हैं। सन 1949 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत की ओर से राजदूत बन करके गए और उन्होंने सोवियत संघ और भारत की जो दोस्ती है, जो मित्रता है, जो संबंध है, उसको मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर में आक्रमण किया, आपको पता है सन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। और हालांकि इस युद्ध में चीन ने तटस्थता की नीति अपनाई। तटस्थता का मतलब होता है ना तो उसने इसका समर्थन किया ना इसका विरोध किया, अर्थात वो चुपचाप रहा। लेकिन चीन को ये संदेश दिया कि वो अपनी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी और आक्रमणकारी जो नीति है उस पर अंकुश लगाए। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी सहायता सोवियत संघ द्वारा 1971 के युद्ध में की गई। उस समय 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय संधि हुई। यह संधि दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और भारत की उस समय सोवियत संघ द्वारा 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, उस समय सोवियत संघ ने भारत की काफ़ी सहायता की थी और भारत को इस युद्ध में एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक विवादास्पद राज्य रहा है और इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं और लगातार तनाव बना रहता है। आतंकवादी गतिविधियाँ आए दिन देखने को मिलती है। तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र विवादास्पद रहा, जिसको पाकिस्तान हड़पना चाहता है, अपने में मिलाना चाहता है। इसलिए वो वहाँ से आतंकवादी को भेज करके जम्मू कश्मीर में अशांति बनाए रखता है।
और इस मामले में सोवियत संघ ने भारत की बड़ी सहायता की। चाहे वो इसका जो प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में लाया गया था, उसमें सोवियत संघ द्वारा भारत का पक्ष लिया गया। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर को बचाने में, भारत के साथ जम्मू कश्मीर को रहने में सोवियत संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में भारत की बहुत बड़ी सहायता सोवियत संघ द्वारा दी गई। सन 1970-71 में, जब 70-71 में भारत एक गरीब राष्ट्र था, भारत के पास संसाधन नहीं थे, उस समय सोवियत संघ द्वारा 300 करोड़ रुपया उस समय दिया गया। इसके अलावा वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रों में सहयोग करके भारत की सहायता की गई। सोवियत संघ और भारत के बीच एक 15 वर्षीय संधि पर भी हस्ताक्षर हुए। सन 1965 में भारत पाक युद्ध की अवधि में भी सोवियत संघ ने भारत को, देखिए ये बहुत बड़ा एक सहायता सोवियत संघ द्वारा हमको दी गई थी। जिसमें 1965 का युद्ध हुआ, भारत के पास संसाधन नहीं थे और इस प्रकार से अपनी रक्षा करने में भारत पूर्ण तरह सक्षम नहीं था। तो क्योंकि 1962 का युद्ध हुआ था, उसके 3 साल बाद फिर से 65 का युद्ध हो गया। इस प्रकार से रक्षा के क्षेत्र में भारत को बड़ी मुसीबत आ रही थी। उस समय सोवियत संघ ने भारत को PT-55 मध्यम मारक टैंक, सुखोई 7 लड़ाकू विमान तथा तोपें दी। देखिए ये बहुत बड़ी सहायता थी। ये युद्ध में आने वाले चीज़ें हैं, तोप हैं, मारक क्षमता के जो विमान हैं, सुखोई जो लड़ाकू विमान है, तो इनको दे करके भारत की बहुत बड़ी सहायता की। इसके अलावा बोकारो के इस्पात कारखाना जो है सोवियत संघ के द्वारा भारत में स्थापित किया गया है, भारत को सहायता दे करके इसको स्थापित किया गया। इसके अलावा हरिद्वार में है, भोपाल में है, इनमें विद्युत के भारी संयंत्रों, कारखाने तथा तेल अनुसंधान के लिए भारत की सहायता की गई। इस प्रकार से सोवियत संघ हमेशा भारत की बहुत बड़ी सहायता करता आया और भारत का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र सोवियत संघ को माना जाता है। और सन 1991 में, जैसा कि आपको पता है, सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके जो गणराज्य थे वो अलग हो गए, तो सोवियत संघ बिखर गया। उसके बाद सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी रहा वो रहा आपका रूस। रूस के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और जैसे सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध थे, वही संबंध रूस के साथ भी भारत के आज बने हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो बड़े प्रगाढ़ रहे हैं और भारत की हर संभव रूस के द्वारा सहायता की गई है। तो एक प्रकार से रूस भारत का बहुत ही परम मित्र कहा जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये प्रश्न आपका पूरा होता है। अब आगे का जो प्रश्न है वह है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई। देखो, गुट निरपेक्ष आंदोलन तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद। देखो, गुट निरपेक्ष, इसके बारे में मैंने आपको पहले एक इसका प्रसंग आया था महत्वपूर्ण बिंदु में, उसके बाद भी कुछ प्रश्न हमने पढ़ा था गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। ध्यान से सुनिए इसको। ये क्या है, जैसा कि आपको विदित है, जो पाठ ही है, जो पाठ को हम पढ़ रहे हैं, शीत युद्ध का दौर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और सन 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला, जिसमें 2 महाशक्तियां, बार बार मैं वही चीज कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, 2 महाशक्तियां थी, एक सोवियत संघ, दूसरा
अमेरिका, और ये दो गुट थे। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, उसी समय गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी जन्म हुआ। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म शीत युद्ध के कारण ही हुआ था। शीत युद्ध के कारण ही हुआ था। और ये शीत युद्ध ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। फिर से मैं इसको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखो, गुट निरपेक्ष आंदोलन तीसरी दुनिया के जो देश हैं, तीसरी दुनिया मतलब हाँ, तीसरे विश्व के देश, जैसे कि मैंने आपको बताया तीसरे विश्व के देश हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। ये तीन जो क्षेत्र हैं, ये महाद्वीप हैं, इनके जो देश हैं वो ये गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य माने जाते हैं। ये गुट नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है, ये विचारधारा है गुट निरपेक्षता। और जिसके जन्मदाता हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और नासिर हुसैन, मार्शल टिटो, राजकुमार स्कोर्नो, इनके द्वारा जो है गुट निरपेक्षता की नींव रखी गई और इसको जन्म दिया गया। गुट निरपेक्षता का अर्थ है, जिस समय विश्व में दो गुट बने थे तभी इसका जन्म हुआ, बीच का रास्ता, यानी बीच की जो ये विचारधारा है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में जानी जाती है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल न हुआ जाए। मैंने क्या कहा, किसी भी गुट में शामिल न होकर एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना, एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना और विश्व राजनीति में अच्छे नीतियों का समर्थन करना और गलत नीतियों का विरोध करना, यही जो है गुट निरपेक्षता है। यही क्या है, गुट निरपेक्षता है। और ये तीसरी दुनिया के जो देश हैं, तीसरे विश्व के जो देश हैं, उनके द्वारा अपनाया गया। और ये जो देश हैं तीसरी दुनिया के, ये स्वतंत्र, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या मतलब रहा, क्यों ऐसा इन्होंने इस रास्ते को अपनाया, इसके पीछे भी जो कारण थे उसको बताता हूँ मैं आपको। गुट निरपेक्ष जो देश थे वो नए नए स्वतंत्र राष्ट्र थे। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और इसी के आसपास के वर्षों में ये देश भी स्वतंत्र हुए। अधिकांश देश, एक तो ये नए नए स्वतंत्र देश थे, एक ये थे विकासशील देश थे, कुछ अविकसित देश थे। इनको सहायता की बहुत जरूरत थी, इनके पास संसाधन नहीं थे, गरीब थे। इसलिए इन देशों को विदेशी सहायता या दूसरे देशों की बहुत सहायता की आवश्यकता थी, जिससे कि अपना देश का विकास कर सके। इसलिए अगर ये देश किसी एक गुट में शामिल हो जाते, माना है सोवियत संघ में शामिल हो जाते, तो अमेरिका से सहायता नहीं पाते, अमेरिका इनको सहायता नहीं करता। या फिर ये अमेरिका में शामिल हो जाते, अमेरिका गुट में, तो सोवियत संघ इनको सहायता देना बंद कर देता। इस प्रकार से इन्होंने ये विचार किया कि वो दोनों गुटों के साथ किसी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि दोनों देशों से, यानी बल्कि दोनों महाशक्तियों से, दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करके अपने देश का विकास करेंगे। इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ और इसको तीसरी विश्व के देशों ने अपनाया। देखो, गुट निरपेक्षता आंदोलन में निम्नलिखित रूप में तीसरी दुनिया के देशों के विकास में सहायता पहुंचाई। अब देखिए, शुरुआत में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसका क्या अभियान रहा और इसने किस प्रकार से तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई। गुट निरपेक्षता को दोनों महाशक्तियों द्वारा मान्यता। देखिए, सबसे पहले एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही वो ये रही कि जब गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था, दोनों महाशक्तियों ने इसको कोई तवज्जो नहीं दी, इसको कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने बकवास है, कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब इनका आंदोलन मजबूत होता गया तो दोनों महाशक्तियों को मानना पड़ा
कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो सही है और इसकी सहायता की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय में संघर्ष की स्थिति को समाप्त करना, जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, जहाँ पर विश्व में बहुत ज़्यादा तनाव था, कटुता थी और भय था, आतंक था और हथियारों की होड़ हुई थी कि कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसा वातावरण बन गया था। ऐसी स्थिति में जो संघर्ष हो रहे थे इन दो गुटों के बीच, उसको धीरे धीरे गुट निरपेक्ष आंदोलन ने इस संघर्ष को समाप्त करने का काम किया और कई जगहों पर इस संघर्ष को कम किया। तीसरा है शीत युद्ध को तनाव शैथिल्य की स्थिति में लाना। देखो, शीत युद्ध का नाम ही तनाव है, आतंक है, तो कटुता है। और जब ये दो गुटों के बीच इस प्रकार का वातावरण बना था, तनाव का वातावरण बना था, उस समय में वो गर्माहट जो थी और जो तनाव का वातावरण बन गया था, उसमें स्थिरता लाने का कार्य किसने किया? गुट निरपेक्ष देशों ने किया। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने का काम किया और ऐसे कार्य किए कि जिससे कि विश्व में जो तनाव का वातावरण बन चुका है वो धीरे धीरे उसमें क्या है, कमी आए। ऐसा काम इन्होंने किया। निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया में प्रकृति, देखो जैसे कि मैंने आपको एक प्रश्न इससे पहले बताया था, आप वीडियो में देखिए उसको, कि उसमें शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ भी थी और हथियारों पर नियंत्रण भी, ये दोनों चीजें हुई। क्योंकि होड़ किस लिए हुए? क्योंकि ऐसा वातावरण बनने लग गया था विश्व में, भय का वातावरण बन गया था कि कभी भी युद्ध हो सकता है। इसलिए दोनों गुट क्या करते थे? अपनी रक्षा के लिए बहुत ही घातक प्रकार के जो हथियार होते हैं, उसमें परमाणु हथियार हैं, जैविक हथियार हैं, रासायनिक हथियार हैं, विभिन्न गैसें, उनको जमा करते थे। इसको कहते हैं होड़। अधिक से अधिक मात्रा में एक दूसरे से अधिक हथियारों को जमा करने का कार्य कर रहे थे, ये हथियारों की होड़ होगी। तो हथियारों की होड़ को देख करके यह लगने लगा कि अगर कभी युद्ध हो जाएगा तो इनका प्रयोग होगा तो ये मानव जाति के लिए, समूल मानव जाति के लिए क्या होगा? बहुत ही घातक होगा और मानव जाति जो है समूल रूप से नष्ट भी हो सकती है। और ये था, इसी समय गुट निरपेक्ष देशों ने इसको कम करने का काम किया। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निशस्त्रीकरण की नीति की प्रक्रिया को मैं प्रगति की। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है कि जो घातक प्रकार के हथियार हैं उनके उत्पादन पर रोक लगाई जाए, उनके क्रय विक्रय पर रोक लगाई जाए, उनको समाप्त किया जाए। तो इसको कहते हैं निशस्त्रीकरण। इसको क्या कहते हैं? निशस्त्रीकरण, डिसआर्म्ड आर्म्ड, इसको कहते हैं निशस्त्रीकरण। अर्थात जो घातक प्रकार के हथियार हैं उनके उत्पादन को रोका जाए, उनके प्रचार प्रसार पर रोक लगाई जाए और उनको क्रय विक्रय पर रोक लगाई जाए। इस प्रकार से निशस्त्रीकरण की जो नीति है, निशस्त्रीकरण की नीति के कारण से जो हथियारों की होड़ हुई थी उसमें कमी आई। और इसके अलावा पराधीन राष्ट्रों को स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना। पराधीन का अर्थ है जो गुलाम राष्ट्र थे, जो गुलाम देश थे, उनको पराधीन कहते, जो दूसरे के गुलाम थे, पराधीन थे, और उनको स्वतंत्रता कराने का गुट निरपेक्ष देशों ने बहुत बड़े प्रयास किए। और इनके प्रयास के कारण से दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया के स्वतंत्रता संघर्ष में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता है। अगला है अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान। देखिए, जैसी जैसे आवश्यकता थी, जिस देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी विकास के लिए, और उसके लिए इन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि वो अपने राष्ट्र का विकास कर सकें, सहायता लेकर के। संयुक्त राष्ट्र संघ को सुदृढ़ता प्रदान करना। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसा कि आप जानते हैं, आगे जाकर के पूरा पाठ है इसमें, उसको पढ़ेंगे।
उसके अलावा आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका गठन 1945 में हुआ, जो विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य करता है और युद्धों को रोकने का काम करता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसमें उसमें भी जो ये आपके गुणनिरपेक्ष देश थे, तीसरी दुनिया के देश थे, उन्होंने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया और इन्होंने बहुत बड़ी सहायता दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका का महत्व बढ़ा दिया, जिसमें सभी सदस्यों को बराबर प्रतिनिधित्व होता है। सुरक्षा परिषद की भूमिका का महत्व कम किया गया। देखो, विकासशील राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग में वृद्धि। जो विकासशील राष्ट्र थे, जो विकास कर रहे हैं, उनके आपस में जो सहयोग का वातावरण गुणनिरपेक्ष आंदोलन की इन देशों ने किया, जिससे कि एक देश दूसरे देश को आर्थिक सहायता दे करके या तकनीकी सहायता दे करके, एक सहायता करके उस देश का विकास करने का कार्य करते थे। ये विकास। अगला है नई आर्थिक अर्थव्यवस्था की मांग। ये जो नई आर्थिक अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि हर देश की भागीदारी होनी चाहिए, जो संसाधन हैं, आर्थिक संसाधन हैं, उनका विकास होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने एक नई वैश्विक, जिसको कह सकते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन था और एक बहुत बड़ी देन थी, जिसने शीत युद्ध को कम करने का और पूरे विश्व में जो भय और आतंक का माहौल था, उसको कम करने में अपना योगदान दिया। आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण से एक प्रकार से शीत युद्ध जो है सशस्त्र युद्ध में नहीं बदल पाया, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये प्रश्न आपका पूरा होता है।